नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आज प्रधानमंत्री ने जेएनयू से सीधे बात की। इस बातचीत को पूरे देश को सुनना चाहिए। मोदी की विचारधारा का संपूर्ण विवरण है। स्वामी विवेकानंद के विचारों की सटीक व्याख्या आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में की। यह भाषण ऐसा है जिसमें राजनीति नहीं है, देश चलाने की नीति है। खासकर देश का यूथ जो है, उसे प्रधानमंत्री मोदी का भाषण जरूर देखना और समझना चाहिए। एक सन्यासी ने पूरी दुनिया को भारत का परिचय दिया। प्रतिमा हमें राष्ट्र के प्रति अगाध समर्पण सिखाएं, प्रेम सिखाएं कि वो व्यक्ति जो अपनी मां को स्नेह और सहारा न दे पाए, वो दूसरों की माताओं की चिंता कैसे कर सकता है। संसाधनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी वो आत्मनिर्भर बने। वामपंथ के वैचारिक गढ़ में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। जेएनयू में विवेकानंद की प्रतिमा का मतलब भी मोदी ने समझा दिया। जेएनयू में लगी स्वामी जी की ये प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे। ये प्रतिमा वो साहस दे, करेज दे, जिसे स्वामी विवेकानंद जी प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। ये प्रतिमा वो करुणा भाव सिखाएं, कंपैशन सिखाएं, जो स्वामी जी के दर्शन का मुख्य आधार है। ये प्रतिमा हमें राष्ट्र के प्रति अगाध समर्पण सिखाएं, प्रेम सिखाएं, इंटेंस लव फॉर आवर कंट्री, जो स्वामी जी के जीवन का सर्वोच्च संदेश है। ये प्रतिमा देश को विजन ऑफ वननेस के लिए प्रेरित करे, जो स्वामी जी के चिंतन की प्रेरणा रहा है। स्वामी विवेकानंद से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, खासकर जिस तरह से उन्होंने दुनिया के सामने भारत का परिचय रखा, उसको आज भी पूरा विश्व याद करता है। प्रधानमंत्री चाहते हैं इस प्रतिमा से प्रेरणा लेते हुए ऐसे ही हमारे देश का युवा भारत को विश्व गुरु बनाए। ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि ये उस विचार की ऊंचाई का प्रतीक है, जिसके बल पर एक सन्यासी ने पूरी दुनिया को भारत का परिचय दिया। उनके पास वेदांत का अगाध ज्ञान था, उनके पास एक विजन था। वो जानते थे कि भारत दुनिया को क्या दे सकता है। वो भारत के विश्व बंधुत्व के संदेश को लेकर दुनिया में गए। भारत के सांस्कृतिक वैभव को, विचारों को, परंपराओं को उन्होंने दुनिया के सामने रखा, गौरवपूर्ण तरीके से रखा। जेएनयू लेफ्ट की नर्सरी मानी जाती है। यहीं से लेफ्ट के युवा और बड़े नेता निकलते हैं। जेएनयू के 51 साल के इतिहास में वामपंथ का ही कब्जा रहा है। चुनाव जाते हैं सरकार। जेएनयू की राजनीति सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इस बार बिहार चुनाव में जेएनयू के 5 पूर्व छात्र रण पर उतरे थे। सब अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़े।
जेएनयू के पूर्व छात्र संघ महासचिव संदीप सौरभ सीपीआई एमएल के टिकट पर चुनाव लड़े। पटना जिले के पालीगंज से 30,915 वोटों से जीत मिली। जेडीयू के जयवर्धन यादव को हराया। जेएनयू के पूर्व छात्र शकील अहमद खान ने भी जीत दर्ज की। कांग्रेस के टिकट पर कटिहार जिले की कदवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और 32,402 वोटों से एलजेपी के चंद्रभूषण ठाकुर को हराया। पिछले 2-3 दशक में लेफ्ट का दबदबा बेहद कम होता जा रहा है। वामपंथ सिर्फ केरल तक ही सिमट कर रह गया है। ऐसा माना जाने लगा था कि लेफ्ट की राजनीतिक विचारधारा कैंपस के बाहर की दुनिया में विलुप्त होती जाती है, मगर बिहार चुनाव से वामपंथियों को संजीवनी मिल गई। बिहार में बीजेपी के बाद जीत का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट सीपीआई एमएल का ही है। बीजेपी ने 110 सीट पर चुनाव लड़ा, 74 में जीत मिली। स्ट्राइक रेट 67.3 का रहा। वहीं सीपीआई एमएल ने 19 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, 12 में जीत दर्ज की और स्ट्राइक का रेट रहा 63.2। अब अगर बिहार में सारी लेफ्ट पार्टी का ओवरऑल रिजल्ट और स्ट्राइक रेट देखें, सीपीआईएम 19, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सीपीआई एमएल ने 12 सीटें, सीपीएम 2 और सीपीआई ने भी 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। ओवरऑल चुनाव में वामदल का स्ट्राइक रेट 55.17 रहा। ये जीत, ये स्ट्राइक रेट लेफ्ट के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि साल 2015 के चुनाव में सीपीआई, सीपीएम, एसयूसीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी और सीपीएमएल ने गठबंधन किया था, लेकिन तब केवल 3 सीटों में ही जीत मिली थी। वहीं साल 2010 के चुनाव में 1 सीट केवल सीपीआई ने जीती। ऐसे में 2020 में वामपंथी राजनीति का नया सूर्योदय हुआ है। आदित्यनाथ को, लेकिन इस सूर्योदय के बीच जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण लेफ्ट को खासा खल रहा है। जेएनयू से जुड़े कितने ही लोग थे जिन्होंने एक साथ आकर इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया था। इस एकजुटता में, इस लड़ाई में भी किसी को अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना पड़ा था। बस उद्देश्य एक ही था, राष्ट्रहित, और यह उद्देश्य ही सबसे बड़ा था। इसलिए साथियों, जब राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित का प्रश्न हो, तो अपनी विचारधारा के बोझ तले दबकर फैसला लेने से देश का नुकसान ही होता है। हां, मैं मानता हूं कि स्वार्थ के लिए, अवसरवाद के लिए अपनी विचारधारा से समझौता करना भी उतना ही गलत है। जेएनयू के सबसे पहले जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के लिए संघर्ष गाथा और खासियत जानिए। 2014 में प्रोफेसर एम जगदीश कुमार की कुलपति के तौर पर नियुक्ति हुई। 2015 में एबीवीपी के छात्रों ने कुलपति के सामने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित करने की गुजारिश की। 2017 में कार्यकारी परिषद में प्रस्ताव रखा गया, जिसे मान लिया गया। इस मूर्ति की लंबाई 11.5 फीट है, जबकि इसका चबूतरा 3 फीट ऊंचा है। विवेकानंद की मूर्ति की स्थापना पंडित नेहरू की मूर्ति के बिल्कुल सामने हुई है और ये प्रतिमा नेहरू की मूर्ति से 3 फुट ऊंची है। जेएनयू कैंपस में हमारे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये प्रतिमा है। साल 2005 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह हुआ करते थे, तब इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। मनमोहन सिंह जेएनयू कैंपस आए हुए थे और इस प्रतिमा का अनावरण किया। और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक सामने का जो हिस्सा है, इस प्रतिमा के ठीक सामने का हिस्सा, वहां पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। इस प्रतिमा की अगर बात करें तो 2018 में ही यह प्रतिमा बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन उसके बाद से इंतजार किया जा रहा था। आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर बात करें तो जेएनयू हमेशा से ही विचारधाराओं का यहाँ पे संघर्ष रहा है। वामपंथ का एक तरह से गढ़ कहा जाता है। 4 वामपंथी संगठन हैं, छात्र संगठन, जिनका यहाँ पे डोमिनेंस है। और वहाँ पर पिछले कुछ सालों में लेकिन दक्षिणपंथी विचारधारा एबीवीपी जो कि विद्यार्थी परिषद है, उसके छात्र बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुए। एक तरह से एक संघर्ष का दौर भी चलता है।
उस प्रतिमा को लेके बात करें तो विवेकानंद की प्रतिमा होनी चाहिए कि नहीं, इसको लेकर भी जेएनयू में बहुत ज़्यादा तकरार चली थी। जेएनयू कैंपस में विवेकानंद की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद भी कम नहीं हुआ। करीब 1 साल पहले कुछ उपद्रवियों ने मूर्ति को नुकसान पहुंचाया था। स्वामी की प्रतिमा के नीचे अपशब्द भी लिखे गए थे। जेएनयू में लेफ्ट संगठनों ने मूर्ति के निर्माण को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कई हमले किए। मूर्ति के लिए पैसा कहां से आया, इसको लेकर छात्रों ने कई बार सवाल उठाए। प्रशासन ने बार बार कहा कि फंड्स पूर्व छात्रों से मिले। जेएनयू ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया। दरअसल लेफ्ट के नेताओं को डर है कि कहीं विवेकानंद के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए बीजेपी उनके किले में सेंध ना लगा दे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का विरोध भी हुआ। मोदी गो बैक के नारे भी लगाए गए। मैं चाहता हूं कि हमारा देश का युवा कभी भी किसी भी स्टेटस को ऐसे ही एक्सेप्ट न करें। कोई ये कह रहा है इसलिए सही मान लो, ये नहीं होना चाहिए। आप तर्क करिए, बात करिए, विवाद करिए, स्वस्थ चर्चा करिए, मनन मंथन करिए, संवाद, और फिर किसी परिणाम पर पहुंचिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कभी स्टेटस को स्वीकार नहीं किया था। पिछले कुछ साल से जेएनयू कई बार विवादों के घेरे में रहा है। सीएए हो या फिर कोई मुद्दा भी जेएनयू के लेफ्ट संगठन ने खुलकर मोदी सरकार का विरोध किया। ऐसे में पीएम मोदी का खुद स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करना बहुत कुछ इशारा करता है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी जेएनयू में लेफ्ट और राइट को एक साथ चलने की बात कह रहे थे, उस वक्त बंगाल में बहुत हंगामा मचा हुआ था। और यह हंगामा थमने वाला भी नहीं है, क्योंकि ओवैसी पहुंचने वाले हैं। ओवैसी ने पिछले कुछ घंटों में बार बार कहा कि वो ममता के राज में आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ओवैसी के करीबी लोगों की टीम अभी से बंगाल में घूम रही है। कौन है वो लोग, वो क्या कह रहे हैं, बंगाल का सियासी समीकरण तेजी से कैसे बदल रहा है, इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। सैयद साहब मुबारक हो आपको, सदर साहब मुबारक हो आपको, मुबारक। आइए भाई से मुबारक। क्या ओवैसी की मुबारकबाद इंडियन पॉलिटिक्स के धुरंधरों की नींद उड़ाने वाली है? बिहार में 5 सीटों की जीत का जश्न वैसे तो हैदराबाद में मनाया गया, मगर बिहार से हैदराबाद पहुंची ओवैसी की पॉलिटिकल ट्रेन का अगला स्टेशन पश्चिम बंगाल है। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। ओवैसी ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है और अपने लोगों को भी काम पर लगा दिया है। ओवैसी एंड कंपनी ने पश्चिम बंगाल की फील्डिंग अभी से शुरू कर दी है। बिहार में चुनावी तकरीरें देने के बाद अब मौलाना ब्रिगेड भी मैदान में उतर चुकी है। कई मौलानाओं के वीडियोस तेजी से फैलाए जा रहे हैं। बिहार के बाद बंगाल की रट लगवाई जा रही है, लोगों को उकसाया जा रहा है। वीडियो नया हो या पुराना, बंगाल का नाम ले लेकर हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है। हम यूपी के लोग जरूर हैं, लेकिन नजर बंगाल के रिजल्ट पर लगाए हुए हैं। पूरा भारत तुम्हारी तरफ टिकटिकी लगा के देख रहा है। मैं ये भी कहूंगा कि कुछ लोग हमारे इस खेल को बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे अपने इस खेल को बिगाड़ने की कोशिश करके, और नाम लेके कहूंगा, बीजेपी की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं।
मुसलमानों, अगर इस मर्तबा तुम बट गए तो आने वाली तारीख की नस्ल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। याद कीजिए, कुछ हफ्तों पहले बिल्कुल ऐसे ही स्टेज बिहार में दिखे थे। मौलाना अब्दुल्ला सलीम बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी के लिए रैलियां कर रहे थे, एनआरसी सीएए के नाम पर लोगों को डरा रहे थे और ओवैसी की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी का एजेंट कहने वालों, अवैसी ने पार्लियामेंट के उन गद्दारों के सामने कहा, जब विनोद कुमार को बारा ईदगाह के अंदर नागरिकता मिल सकता है तो अब्दुर्रहमान को क्यों नहीं मिल सकता है? सबको बराबरी का हक है यहाँ पर हासिल, तो तुम्हें किसने इजाजत दी? मुसलमानों को अलग करने की किसने आवाज उठाई? अवैसी ने आवाज उठाई, नीतीश ने समर्थन किया, लालू ने समर्थन किया, कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन आपकी रक्षा के लिए कौन बोला? अवैसी बोला। जब हमारी आवाज अवैसी उठाता है तो हमारा लीडर भी अवैसी होगा। फिर जैसे ही बिहार चुनाव के नतीजे आए, जैसे ही ओवैसी ने 5 सीटें जीती, सोशल मीडिया पर मौलानाओं के वीडियो और स्टेज का लोकेशन चेंज हो गया। बिहारी भाषा की जगह बांग्ला भाषा ने ले ली, मगर सीएए और एनआरसी के नाम पर फैलाई जा रही अफवाह बिल्कुल नहीं बदली। इस्लाम से नफरत करने वालों, मुसलमानों से नफरत करने वालों, किस आधार पर इस्लाम से नफरत करते हैं आप? किस बुनियाद पर मुसलमानों को आप बुरा कहते हैं? सिर्फ ये कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? पीएम साहब बोलते हैं एनआरसी लागू कर दो ना, एनआरसी लागू कर दोगे तो मोहम्मद को निकाल दो। वो अगर डॉक्यूमेंट्स भी अपना देगा, अपने अब्बा का, अपने अम्मी का, तो जहां डॉक्यूमेंट जमा करेगा उन ऑफिसरों को कह देना कि कोई कमी इसमें निकाल देना, एनआरसी लागू हो जाएगी। एनआरसी के अंदर मोहम्मद का नाम नहीं होगा तो मोहम्मद को कहेंगे कि भागो इस देश से। मेरे मुस्लिम भाइयों, माइनॉरिटीज के लोगों, ये एनआरसी CAA NPR अभी का मसला नहीं है, बल्कि हर जमाने के हर दौर के बातिल ताकतों ने आपको भगाने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। इस बीच बंगाल के कुछ मौलानाओं के वीडियो भी तेजी से फैल रहे हैं, जिनका ओवैसी से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, मगर बंगाल चुनाव से उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जोड़ा जा रहा है ताकि ओवैसी का जलवा कायम रहे, बिल्कुल इस मौलाना की तरह। 2:30 बजे रात तक अपने इन दोनों कानों से सुनते रहा। पूरी रात सुनते सुनते ये दोनों कान भर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा। तो भैया रात की इस वक्त मर्जी आपकी, आप चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट लेना तो आप ही को है। और मैं तो इतना जानता हूं, डायरेक्ट तो वो लोग लेते हैं, डायरेक्ट तो वो लोग लेते हैं जो डायरेक्ट वाले होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं, हम लोग तो इनडायरेक्ट वाले हैं। अभी तो ऐसे वीडियोस और ऐसी तकरीरें और भी सुनाई देंगी, क्योंकि बिहार के बाद ओवैसी देश के हर राज्य में चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं और फिलहाल उनका पहला टारगेट है पश्चिम बंगाल। मगर ओवैसी के सामने दिक्कत यह है कि राजनीतिक विरोधी तो विरोधी, अब तो शायद भी उनकी बिहार वाली कामयाबी और पश्चिम बंगाल वाले सपने से जलने लगे हैं। एक ऐसे ही नाम है मुनव्वर राना। सुनिए उन्होंने ओवैसी पर कौन सा नया बम फोड़ा है। ओवैसी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे थे। 5 सीटें जीत लेना कोई कमाल नहीं है, कहीं से भी जीत सकते हैं। मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा हूं, मैं तो बहुत जमाने से वाकिफ हूं। जब इनके बाप कलकत्ता आए थे, सीपीएम के मुकाबले में 40 कैंडिडेट उतारे थे और ज्योति बासु ने हंसते हुए कहा था कि अगर एक सीट पर भी यह जमानत बचा लेगा तो हम राजनीति छोड़ देगा। आप ओवैसी साहब के वालिद साहब की बात कर रहे हैं? वालिद की बात, सलाउद्दीन ओवैसी। कश्ती उनका वहां निशान था जो डूब गई थी। तो मेरी बड़ी वाकफियत है, हैदराबाद की पूरी सियासत, जोग्राफिया, हिस्ट्री, गलियां सब मालूम है कि सिर्फ अपनी 5 सीटों के लिए 4 भी जीत सकते थे, वो 6 भी जीत सकते थे, 3 भी जीत सकते थे। उन्होंने सब खराब कर दिया। देखिए, पहली बात यह है कि हैदराबाद से यहां आने का क्या मकसद है।
अपनी बेटी यहाँ नहीं भेजेंगे शादी करके, यहाँ की लड़की बहू बना करके नहीं ले जाएंगे। हमारा सानेहा ये है कि हर दौरे हुकूमत में शिकारी के लिए जंगल में हम हाका लगाते हैं, तो ये बीजेपी के लिए मुसलमानों का हाका लगाता है और मुसलमान शिकार कर लिए जाते हैं। बिहार चुनाव की सफलता के बाद ओवैसी साहब ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में भी वो जाएंगे, अपनी यूनिट से बात करेंगे वहां की लोकल, और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे? लड़े वो कहीं से, लेकिन अब हम हिंदुस्तान में दूसरा जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे। ये कहीं भी जाएं, इनको हम जीतने नहीं देंगे, और कई जगह से ये जूते मार के भी निकाले जाएंगे। अब हमने भी ये तय कर लिया है कि या हिंदुस्तान में मुसलमान रहेगा या जिन्ना रहेगा। ओवैसी के विरोधी चाहे कुछ भी कहें, मगर एक चीज तय है कि बिहार में 5 सीट वाली कामयाबी और पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की बात कहकर ओवैसी ने भारत की सियासत के अगले कुछ महीनों को काफी दिलचस्प बना दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सिर्फ मोदी से टक्कर नहीं मिलेगी, ओवैसी की एंट्री से सियासी समीकरण भी बदल सकते हैं। 3 तरफ से लड़ाई होगी तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये कैसे होगा, अब ये समझिए। बिहार चुनाव में मुस्लिम, दलित और ओबीसी वोटर्स ने बड़ा किरदार अदा किया। हालांकि बिहार की तुलना में बंगाल में मुसलमानों की आबादी कहीं ज्यादा है। बिहार में 16.9% तो बंगाल में करीब 27%। टीएमसी इस बात से खुश हो सकती है कि बिहार के ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स महागठबंधन के साथ गए, मगर एआईएमआईएम की कामयाबी ममता को टेंशन में डाल सकती है। ओवैसी की पार्टी ने बिहार के सीमांचल में अच्छा परफॉर्म किया है और सीमांचल से सटे बंगाल के इलाकों में रहने वाले मुसलमान वोटर्स पर इसका असर जरूर पड़ेगा। 2016 में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी, जिसमें से 98 सीट पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन्हीं सीटों पर ओवैसी की गतिविधियां ज्यादा रहेंगी। एक और वजह यह भी है कि ओवैसी के विरोधी खुद कहते हैं कि वो जहां भी चुनाव लड़ते हैं वहां इनडायरेक्ट तौर पर फायदा बीजेपी को ही मिलता है। वैसे भी एआईएमआईएम को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा एक ही रहा है कि वो वोट कटवा पार्टी है। जो धर्मनिरपेक्ष महागठबंधन के साथ आना चाहिए था, वो ओवैसी की जेब में चले गए। मतलब बीजेपी पार्टी जो वोट कटवा ओवैसी साहब को इस्तेमाल किया था, उसमें थोड़ा बहुत जरूर कामयाब मिले हैं। मगर इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए टीएमसी के नेता अभी भी ओवैसी फैक्टर को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ओवैसी तो बीजेपी का वोट कटुआ है। बीजेपी के लिए अमित शाह का मदद से वो वोट काटते हैं विरोधियों का, लेकिन बंगाल में ओवैसी का थोड़ा जो प्रभाव वो उर्दू भाषी मुसलमान में है। बंगाल में इसे उर्दू भाषी मुसलमान केवल 10% है, 10% है, तो वैसे आने से कुछ खास प्रभाव नहीं होगा। टीएमसी या कोई भी दूसरी पार्टी ओवैसी को भले ही खारिज कर दे, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में मोदी फैक्टर गेम चेंजर हो सकता है। बिहार में बीजेपी का ग्राफ जिस तरह बढ़ा, कुछ वैसा ही टीएमसी के साथ 2016 में हुआ था। इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार ममता के सामने पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बीजेपी होगी। बिहार में जिस तरह मोदी के चेहरे पर एनडीए को जीत मिली, ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी डायरेक्ट टक्कर मोदी वर्सेस ममता की ही होगी। ममता बनर्जी की 10 साल की नाकामियां भी चुनावी मुद्दा बनना तय है। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके
वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता, और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए ममता बनर्जी की सरकार पर सीधा हमला किया था और उसके अगले ही दिन पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हो गया। पत्थर फेंके गए, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। अलीपुरद्वार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के कॉन्वॉय पर हमले के खिलाफ आज कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध किया जा रहा है। सेंट्रल एवेन्यू में जो पार्टी ऑफिस है उसके ठीक सामने इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता सौमित्र खां की नेतृत्व में यहां पर रैली निकाल रहे हैं, और यहीं पर बगल में ही पुलिस ने पूरे रास्ते को घेर लिया है, क्योंकि सड़क पूरी जाम हो गई है। इस वजह से पुलिस ने सड़क को घेर लिया है। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं की संख्या यहां बहुत ज्यादा नहीं है। इधर मैं दिखाऊंगा पुलिस का बंदोबस्त, काफी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं। बात बहुत साफ है, बिहार के बाद बीजेपी मिशन बंगाल के लिए कमर कस चुकी है। वर्कर्स की हत्या का चुनावी मुद्दा बनना तय है, मगर टीएमसी को लगता है कि उनके किले में सेंध लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। प्रधानमंत्री ये नहीं बोलने चाहता है कि बंगाल में हिंसा हो रही। अगर वो बंगाल के ओर अपने दृष्टि दिया तो हमें कहना है कि बंगाल में टीएमसी शासन में है। टीएमसी राजनीतिक हत्या के खिलाफ है, राजनीतिक हिंसा के खिलाफ है। यहाँ राजनीतिक हिंसा होता नहीं। हम लोग मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी थोड़ा उछल कूद कर रहे हैं कि बिहार में जीत हुआ, उसको शर्म होना चाहिए कि तेजस्वी एक तो 30 साल का लड़का, उसको खिलाफ पूरा शक्ति लेके लड़के नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलके कांटे का टक्कर में जीता। इससे बीजेपी को इतना गर्व करने का क्या है, मुझे पता नहीं। टीएमसी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सिरे से खारिज कर सकती है, बिहार चुनाव के नतीजों को हल्के में ले सकती है, मगर वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि इस बार बंगाल में भी कांटे की टक्कर होनी तय है। ममता को उखाड़ने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और मैं ये सब, वो लोग जो कहते हैं ये लोहा से लोहा काटने वाली बात, ये सब मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि लोहा से लोहा काटने की जरूरत ही नहीं है। जो डेमोक्रेसी में जो सबसे ज्यादा मजबूत लोहा होते हैं वो डिसाइड कर चुके हैं बंगाल में कि ममता दीदी नहीं चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज अगर ममता दीदी इस वक्त कुर्सी में बैठी है तो सिर्फ और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग कर। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। मोदी की पॉपुलैरिटी वोटर्स को अपनी तरफ खींच रही है। बिहार में आपने इसका ट्रेलर देखा, मुमकिन है कि पश्चिम बंगाल में पूरी फिल्म भी देखने को मिल जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां एक तेल फैक्ट्री में लगी है जबरदस्त आग। विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद आज पहली बार नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। करीब आधे घंटे में इंटरैक्शन में नीतीश कुमार ने जीत के लिए लोगों को धन्यवाद दिया, चुनावी जीत को लेकर राजनीतिक सवालों के जवाब दिए। नीतीश ने कहा इसके आगे की बात एनडीए के घटक दलों के आपसी विचार विमर्श और विधायक दल की बैठक के बाद होगी। मगर आज हम आपको वो बातें बताएंगे नीतीश कुमार के बारे में, इसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। तो देखिए नीतीश कुमार की अनकही और दिलचस्प कहानियां। हम अब तक सेवा किए और जितना दिन से भी बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो उस बीच में जो कुछ भी करते रहे हैं आप सब लोग जानते हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। मैं नीतीश कुमार निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार के जिस सेवादार की छवि बनाई नीतीश कुमार ने, वो 7वीं बार शपथ के साथ एक बार फिर से सत्ता के शीर्ष पर विराजमान है।
अब कोई पूछेगा बिहार में का बा, तो जनता ने जवाब क्लियर कर दिया, बिहार में नीतीश कुमार बा। पंद्रह साल से बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी धुरी और मौजूदा बिहार में बदलाव के बड़े नायक। कि हम बिला वजह किसी पर बोलते नहीं, हम अननेसेसरी किसी के ऊपर अटैक अननेसेसरी करना, ये सब मेरा काम नहीं रहता। हम जो भी काम करते हैं उसके बारे में अपनी तरफ से बोलते हैं, बताते हैं। नीतीश कुमार के नाम ये खिताब 2020 के जनमत के बाद और पुख्ता हुआ, मगर जिस राजनीति के नायक हैं नीतीश कुमार, ये तो उसका एक मुकाम है। नीतीश की रियल स्टोरी शुरू होती है 5 दशक पहले गूंजे एक नारे के साथ, आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को हटाएंगे। नीतीश कुमार के सियासी सफर में ये उस दौर का फ्लैशबैक है जब जेपी आंदोलन के साथ युवा जोश पूरी व्यवस्था को बदल देने पर आमादा था। सत्ता के तानाशाही रवैये के खिलाफ ये वो क्रांति थी जो भ्रष्टाचार से लेकर जातिवाद को निशाने पर ले रही थी। एक साधारण किसान परिवार के बेटे नीतीश कुमार का चेहरा सियासत के पटल पर उसी क्रांति की लौ में चमका था। बेशक उस नारे में नीतीश कुमार अकेले नहीं थे, बल्कि 1970 के दशक की संपूर्ण क्रांति में लालू प्रसाद, शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे युवा साथी भी थे। लेकिन नीतीश कुमार नाम के नौजवान की कहानी औरों से जरा अलहदा थी। उन्हें परिवार से छिपकर आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ता था। हालांकि नीतीश कुमार के पिता राम लखन सिंह खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे, मगर छोटे बेटे नीतीश कुमार को लेकर चाहत थी। पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, राजनीति और आंदोलन से दूर ही रहे। घर परिवार में मुन्ना नाम से आज भी जाने जाते हैं नीतीश कुमार। बख्तियारपुर के स्कूल से 10वीं पास करने के बाद 1966 में पटना आए। इंटरमीडिएट में दाखिला हुआ तब के मशहूर पटना साइंस कॉलेज में। 10वीं में अच्छे नंबरों की वजह से नीतीश को स्कॉलरशिप मिली थी। पिता के दिए पैसे मिलाकर उस दौर में महीने के 300 रुपए हो जाते थे नीतीश कुमार के पास। हॉस्टल में रहते हुए अपनी साफ सफाई की आदतों और अनुशासन की वजह से छात्रों के बीच चर्चित हुए। हालांकि स्वभाव से अंतर्मुखी नीतीश कुमार के दोस्त कम ही थे, जो थे उनकी नजर में पढ़ाकू थे। मगर सच बात यह थी कि पढ़ाई में मन जितना भी लगे, नीतीश का मन पटना में नहीं लगता था। वो हर हफ्ते 10 दिन में बख्तियारपुर अपने गांव चले जाते थे। पटना और बख्तियारपुर के गांव कल्याण बिघा में एक बात कॉमन जरूर थी, वो है गंगा नदी। नीतीश हर छुट्टी के दिन बच्चों के साथ कोसों दूर गंगा नदी में नहाने चले जाते थे। पटना आने के बाद भी उनका ठिकाना क्लास के बाद यूनिवर्सिटी के पास बने गंगा घाट होता था। नीतीश को गंगा नदी के किनारे जैसे गांव जैसा सुकून मिलता हो। अपनी जिंदगी का वो दौर मुख्यमंत्री बनने तक नहीं भूले नीतीश कुमार। पटना के गंगा घाटों का कायाकल्प से लेकर अपने गांव के बाहर रेलवे फुटब्रिज तक। दरअसल नीतीश जब गांव में स्कूल जाते थे तो रास्ते में एक रेलवे लाइन पड़ती थी। ट्रैक पर मालगाड़ी अक्सर घंटों खड़ी रहती थी, जिसके नीचे से होकर जाना पड़ता था। एक बार नीतीश मालगाड़ी के नीचे से गुजर रहे थे, तभी ट्रेन चल पड़ी। उस दिन नीतीश कुमार तो सुरक्षित बच गए, मगर ट्रैक पर फुटब्रिज होने का ख्याल बना रहा। नीतीश कुमार और रेलगाड़ियों का रिश्ता पढ़ाई के उसी दौर में कुछ ऐसा बना, गांव की यादों और कुछ बनने के सपने के बीच की दूरी ये ट्रेनें ही पाटा करती थी। यही ट्रेनें उस आंदोलन की भी गवाह बनी जब जेपी आंदोलन के आह्वान पर पूरे बिहार से लोग पटना उमड़ आते। तब नीतीश कुमार की छवि एक छात्र नेता के तौर पर आकार ले रही थी। नीतीश कुमार ने पहले आंदोलन की अगुवाई पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के बाद की। 1972 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। नीतीश ने छात्रों के साथ हॉस्टल में खराब सुविधा और ज्यादा फीस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कई सरकारी बसों को कब्जे में ले लिया और पुलिस के सामने गिरफ्तारी दी। उधर इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से बाहर एक और छात्र नेता चर्चित हो रहा था।
नाम था लालू प्रसाद यादव। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। लालू जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में खड़े हुए तो नीतीश कुमार की अगुवाई में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने लालू के पक्ष में वोट किया। तब किसे अंदाजा था सियासत की दुनिया में आगे का वास्ता क्या कुछ होने वाला है। लालू यादव तो छात्र राजनीति को पूरी तरह समर्पित हो गए, लेकिन नीतीश कुमार के सामने मुश्किल अलग थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते करते पिता को उम्मीद थी बेटे की नौकरी लगेगी और 5 भाई बहनों वाले घर की माली हालत सुधरेगी। लेकिन जब उन्हें पटना में नीतीश कुमार के छात्र नेता बनने की बात पता चली तो सख्ते में आ गए। इस दौरान नीतीश कुमार का घर आना जाना भी कम हुआ। पिता रामलखन सिंह जब बेटे की खोज खबर लेने पटना पहुंचे तो नीतीश न अपने हॉस्टल में मिले और न ही कॉलेज में। उस दिन नीतीश किसी प्रदर्शन की अगुवाई करने बाहर गए थे। उस दिन पिता को चिंता हुई। पिता को लगा छात्र राजनीति के चक्कर में तो नीतीश का जीवन बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने नीतीश कुमार से बिना पूछे ही उनकी शादी तय कर दी। जिस लड़की से शादी तय की थी वो गांव के स्कूल हेडमास्टर की बेटी मंजू थी। मंजू तब पटना के ही मगध महिला कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी। नीतीश कुमार और मंजू की शादी साल 1973 में हो गई, लेकिन इसके पहले बख्तियारपुर में बड़ा बवाल हुआ और इस बवाल की बड़ी वजह नीतीश खुद थे। नीतीश कुमार उस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन तब जमाना कुछ और था। उस वक्त अगर बुजुर्गों ने कुछ तय कर दिया तो मतलब तय कर दिया। नीतीश नहीं मान रहे थे, लेकिन बुजुर्गों के फैसले के आगे उन्हें झुकना पड़ा। दोस्तों ने बहुत समझाया कि लड़की पटना के कॉलेज में पढ़ती है, जाओ एक बार मिल आओ और देखाओ। नीतीश नहीं माने। उन्होंने अपने दोस्तों को ही कहा कि तुम ही लोग देखाओ और बताओ। दोस्तों की राय पर नीतीश कुमार शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद किसी तरह पता चल गया शादी के लिए दहेज की बातचीत चली है और पिता को 22,000 रुपए दहेज में मिल भी चुके हैं। इससे नाराज नीतीश कुमार फौरन घर पहुंच गए। शादी में दहेज की बात सुनकर नीतीश इतने नाराज थे कि लास्ट ट्रेन छूटने के बाद ऑटो से घर पहुंच गए। दोस्त के जरिए पिता से कहलवाया, दहेज लिया है तो वापस कीजिए, नहीं तो शादी नहीं करूंगा। तब पिता ने परंपरा का हवाला दिया और कहा कि ये लड़की वालों की तरफ से रस्म है, कोई दबाव नहीं है। लेकिन नीतीश यही नहीं रुके। दहेज लौटाने के साथ ये भी शर्त रखी, शादी में कोई धूमधाम नहीं होगी। नीतीश की शर्तों पर दोनों परिवार कोर्ट मैरिज पर राजी हुए। नीतीश और मंजू की शादी बख्तियारपुर में हुई, लेकिन इसकी सुर्खियां पटना तक पहुंची। बख्तियारपुर का वो कौन सा लड़का है जिसने अपनी शादी में दहेज लेने से इनकार कर दिया? उस लड़के की तलाश में इस दौर में मशहूर मैगजीन धर्मयुग के पत्रकार बख्तियारपुर पहुंच गए और 47 साल पहले 22 साल के नीतीश कुमार का इंटरव्यू छापा। उस इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए शिक्षा को पहली जरूरत बताया था। 1973 में 22 साल के नीतीश की घर गृहस्थी बस गई। उसी साल बेटा भी पैदा हुआ और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही नीतीश कुमार को बिहार बिजली बोर्ड में भी नौकरी मिल गई। लेकिन आपातकाल के विरोध और सत्ता की नई व्यवस्था के लिए छिड़े आंदोलन में नौकरी कहीं पीछे छूट गई। लालू प्रसाद, सुशील कुमार मोदी और शिवानंद तिवारी जैसे दोस्तों के साथ आंदोलन में कूद पड़े। बिजली विभाग की नौकरी छोड़ दी। युवा जोश के साथ चरम पर पहुंचते उस आंदोलन का साथ पूरा बिहार देने लगा। जाति व्यवस्था पर चोट करते लोग अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्द हटाने लगे। खुद लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद बन गए और नीतीश कुमार सिंह नीतीश कुमार। साल 1975-76 आपातकाल का दौर। इतिहास के सबसे सियासी उथल पुथल भरे दौर में एक बार फिर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की मंजिल एक हुई। उस आंदोलन के दौरान दोनों मीसा जैसे इमरजेंसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए। दोनों को जेल हुई। 1977 में रिहाई हुई। पहले लोकसभा चुनाव हुए जिसमें 29 साल के लालू प्रसाद को छपरा लोकसभा से जनता पार्टी ने टिकट दिया। कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए तो 26 साल के नीतीश कुमार को उनके गृह जिले बख्तियारपुर की हरनौत सीट से जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया।
लालू छपरा से चुनाव जीतकर सांसद बन गए, लेकिन नीतीश कुमार बख्तियारपुर के हरनौत सीट से विधानसभा 1977 का चुनाव हार गए। 1980 में उन्हें फिर से टिकट मिला, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसी साल लालू प्रसाद भी छपरा से सांसदी का चुनाव हार गए, लेकिन 1980 में ही लालू को विधानसभा से टिकट मिला और वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए। नीतीश कुमार 1985 में पहली बार हरनौत से ही विधायक चुने गए। इसी सीट से वो पहले 2 बार चुनाव हार चुके थे। उस वक्त बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता थे। 1988 में कर्पूरी ठाकुर के अचानक निधन के बाद सियासी समीकरण बदल गया। नीतीश कुमार पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, मगर अपने से सीनियर लालू के पक्ष में छात्र जीवन की तरह बिना शर्त खड़े थे। नीतीश कुमार जैसे तमाम युवा विधायकों की बदौलत लालू प्रसाद विपक्ष के नेता चुने गए।